नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि उत्तराखंड के अंदर अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उन सारे के सारे पेपर को हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। डे बाय डे हम क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे, उनको सोल्व करेंगे और सबसे पहले इस सीरीज में हम यूकेएसएससी ने जितने एग्जाम कराए हैं उनको सोल्व करेंगे। और जैसे ही यूकेएसएससी के सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व हो जाते हैं फिर उसके बाद हम यूकेपीएससी ने अब तक जितने भी एग्जाम कराए हैं फिर उनको सोल्व करेंगे। अगर आप यूकेएसएससी के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि कनिष्ठ सहायक हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, पुलिस हो गया, बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी, ए टू जेड वनडे एग्जाम अगर उत्तराखंड के अंदर कोई सा भी है और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि देखो, आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आप उत्तराखंड के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर में अब तक किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से ये भी पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो किस टाइप का लेवल होता है, कितना डीप आपको पढ़ना है। कि आपको कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है तो उसमें कितना पढ़ना है, पुलिस का एग्जाम है तो उसमें किस लेवल का पढ़ना है, बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी का एग्जाम है तो उसमें किस लेवल का पढ़ना है, अगर आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम है तो उसमें किस लेवल का पढ़ना है। यानी कि लेवल के हिसाब से आपको अपने पेपर का पता चल जाएगा कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाँ, अगर आप मान के चलो आपकी तैयारी भी ठीक ठाक है तो आप इन क्वेश्चंस को क्या है प्रैक्टिस के तौर पर लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो आपको भी क्या करना है, साथ साथ में अपना टेस्ट लगाना है। टेस्ट कैसे लगाना है कि आपने क्या लेना है, एक नोटबुक लेनी है और उसमें 100 क्वेश्चन लिख लेने हैं, क्वेश्चन नंबर लिख लेने हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं, आपने भी पढ़ लेना है और जो उसका राइट आंसर होगा अपनी नोटबुक में लिख लेना, ABCD। फिर जो मैं बताऊंगा आप उससे चेक कर लेंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपने ये जो 100 क्वेश्चन है इनमें से आपने कितने सही किए और कितने गलत हुए, आपका स्कोर क्या रहा है। फिर इसमें जो आपका स्कोर आएगा उसके हिसाब से आप खुद अपनी तैयारी को जान सकते हैं कि अभी आपकी कितनी तैयारी हुई है, कितनी कमी है। हाँ ठीक है, फिर तो आगे बढ़ लेते हैं। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, कि उत्तराखंड समूह का सोल्ड पेपर 16/2/2020 यानी कि 16 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था 2020 में, वो था वन आरक्षी यानी कि फॉरेस्ट गार्ड का। तो ये जो एग्जाम है हमारा फॉरेस्ट गार्ड का है। ठीक है, तो फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर हम सोल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपने तैयारी भी साथ साथ करते रहना है। नोटबुक में आपने बताना है कि भाई इसका पहला आंसर कौन सा होगा, जो भी आपको लगता है अपनी नोटबुक में लिख लो, ABCD कोई भी होगा, टिक कर लो वहां पर। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन आता है कि स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कि जो स्रोत भाषा है, कि अगर कोई सी भी जो स्रोत भाषा है उस भाषा को हमने लक्ष्य भाषा में बदलना है तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुवाद। तो स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोल देते हैं हम, अनुवाद बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेल्डिंग कहानी का मुख्य पात्र क्या है। तो मनोहर श्याम जोशी की जो कहानी थी सिल्वर वेंडिंग, इसका जो मुख्य पात्र था वो कौन था ये हमने बताना। तो ये हो जाएगा हमारा यशोधर बाबू। तो यशोधर बाबू जो थे सिल्वर कहानी वेल्डिंग के मुख्य पात्र थे। अगला क्वेश्चन है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो पत्रिका का संपादन किया है वो क्या है, मतवाला। और ये कब किया था, थोड़ा सा इसकी हम सन भी लिख देते हैं, ये किया था 1923 के अंदर। और बाकी दूसरी जो है ये सरस्वती जो पत्रिका थी ये इलाहाबाद से निकाली गई थी और ये निकली थी हमारी 1900 के अंदर। तो सन 1900 में ये निकली थी। और जो कल्पना है ये पत्रिका निकली थी हमारी 1949 में और आनंद शर्मा ने इनको निकाला था इलाहाबाद हैदराबाद से। और ये जो प्रतीक पत्रिका है इसको इलाहाबाद से निकाला था अज्ञे ने और 1947 में। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो पासपोर्ट को जो हिंदी में हम कहते हैं वो कहते हैं पारपत्र। तो पारपत्र भी पासपोर्ट को कहते हैं और साथ साथ में हम अनुमति पत्र भी इसको कहते हैं। ठीक हो गया, ये क्या होता है भाई, आपकी राष्ट्रीयता का पहचान होता है। अगला है कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो घोड़ा का जो पर्यायवाची है वो हमने बताना है। तो इसका हो जाएगा है। तो है क्या है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। अब देखो, घोड़ा के हम और भी पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, जैसे कि तुरंग, सैंधव, अश्व, बाजी, रविपुत्र, घोटक और तुरंग में।
ये सारे के सारे क्या हैं, घोड़ा के अन्य पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है कि बघेली किस उपभाषा की बोली है। तो बघेली किस उपभाषा की बोली है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्वी हिंदी की। तो जो बघेली है हमारी पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद हैं। तो क्रिया के जो सही भेद हैं वो हमने बताने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य हमने बताना है कि यहाँ पर अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें देखेंगे कि जो पहला ही क्वेश्चन ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है लिखा है वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये अशुद्ध है, क्योंकि देखो इसमें पहले लिखा है पशु, तो हमने देखना है इनका कार्य क्या होता है, पशु क्या करते हैं, चरते हैं या उड़ते हैं। परंतु यहाँ पहले उड़ते लिखा है, यहाँ पहले पशु लिखा है, तो पशु उड़ते तो है नहीं, तो यही गलत है। यहाँ अगर इसको सही करेंगे हम तो पूछ लेता अगर कि भाई इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, तो हम बताते कि यहाँ पर जो पदक्रम है, पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। और पदक्रम में क्या होता है, अभी जो पहले पद दिया होता है इसका संबंध पहले वाले से ही होता है। तो पशु क्या उड़ते हैं या चरते हैं, तो पशु भाई चरते हैं, तो यहाँ पर चरते होना चाहिए था और उड़ते हुए बाद में होना चाहिए था। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की अप्रोच भी देखते चले जानी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दंतोष्ठ ध्वनियां क्या हैं। तो दंतोष्ठ ध्वनियां कौन सी होती हैं भाई, दंतोष्ठ ध्वनियां जो होती हैं जिसमें जो हमारा नीचे वाला होठ होता है वो दांतों को स्पर्श करता है। तो ये हो जाएंगी हमारी वा और फा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो वा और फा क्या हो जाएंगे, हमारी दंतोष्ठ ध्वनियां हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा यानी कि ये जो या और र लिखे हैं ये कैसे व्यंजन है, तो र और या जो होता है ये आप देखेंगे ये तालव्य व्यंजन है। ये कैसा व्यंजन है, तालव्य। और इसके बाद रा जो होता है, रा को हम बतस्सर्य व्यंजन भी बोलते हैं। और ला भी आता है इसके साथ में, ला और र इन दोनों को मिला के हम बतस्सर्य व्यंजन कहते हैं। ठीक हो गया। और बाकी फा और फा आपको पता ही होगा कि ये क्या है, ओष्ठ व्यंजन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय और मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है को कहते हैं। तो भाई इसको हम बोलते हैं टिप्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये टिप्पण की परिभाषा ही यहाँ पर इन्होंने लिख दी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कुश प्लस आसन में संधि है। तो भाई कुश प्लस शासन हम करेंगे तो बन जाएगा कुशासन। और कुशासन में क्या होती है भाई, आप सभी को पता ही है कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, पहले यहाँ पर आ मिला है और यहाँ पर बड़ा आ मिला है, आ और आ के मिलने से बड़ा आ बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारी संधि हो जाएगी वो दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो शब्द लिंग वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो भाई जो शब्द लिंग वचन और काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उनको हम कहते हैं आविकारी शब्द। और ये क्या है, आविकारी शब्दों की परिभाषा दे रखी है। विकारी शब्द क्या होते हैं, जो लिंग वचन और काल के अनुसार बदल जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये इनका आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है कि संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। तो संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का जो उदाहरण हो जाएगा वो जाएगा, यानी कि इसमें संबंध किसमें बताया जा रहा है। तो देखेंगे मीठा फल का कोई संबंध नहीं है, तीन शेर का कोई संबंध नहीं है, कड़वी बात का कोई संबंध नहीं है, मोसेरा भाई, यानी कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि दो लोग हैं और दो लोगों के बीच में एक संबंध है। दो कौन कौन लोग हैं, दोनों मौसी के लड़के हैं, यानी कि दो लड़के हैं और दोनों मौसी के लड़के हैं, इसीलिए वो जाएंगे मोसेरे भाई। ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है। तो क्या ईमेल श्रव्य माध्यम है, यानी कि सुन सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं। मुद्रण माध्यम है, ये भी नहीं है। परंपरागत माध्यम है, परंपरागत माध्यम भी नहीं है। आधुनिक दृश्य माध्यम है, देखिए आधुनिक दृश्य माध्यम है। देखिए दृश्य माध्यम का मतलब क्या है यहाँ पर, कि इनको देखा जा सकता है। और बिल्कुल सही बात है कि भाई ईमेल को हम क्या करते हैं, टाइप वगैरह करते हैं, और टाइप वगैरह करके इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है। तो भाई ये क्या है, आधुनिक तरीके से है। और ये आधुनिक यहाँ पर लिखा है, इसकी वजह से हम कहेंगे कि जो ईमेल है आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। तो जितने भी अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाते हैं उसमें जो प्रेषक होता है उसका नाम और पदनाम किस साइड होता है, इसमें ये बताना है हमने।
तो देखिए इसमें तो प्रेषक का नाम अगर आप देखेंगे ना, जितने भी पत्र देखते हैं अदर सरकारी, तो उसमें बाईं ओर होता है। ठीक है, बाईं ओर होता है, और बाईं ओर भी कहाँ होता है, बिल्कुल टॉप में होता है। जैसे कि आपका मान के चलो एक पेज की साइड ये है और एक पेज की साइड ये है, तो हम यहीं देख लें तो आप सभी को पता है ना कि भाई ये साइड कौन सी है, ये बाईं है, और ये वाली कौन सी है, ये वाली दाईं है। तो यहाँ पर जो प्रेषक का पता लिखते हैं हम इस साइड लिखते हैं। ठीक हो गया। अगला यहाँ आपने देखा ही होगा ना, इस तरह से लिखा होता है कि प्रेषक, प्रेषक कौन है, राम सिंह, ABCD जो भी होता है, इस तरह से हम लिख देते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर हमने शुद्ध शब्द बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वल। यानी कि यहाँ पर जो जा होते हैं दोनों आधे होते हैं, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगला 17वां हमारा क्वेश्चन है कि पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक है। विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम शब्द, तो पूर्ववर्ती का विलोम हमने बताना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परवर्ती। तो पूर्ववर्ती का विलोम क्या होता है, वो होता है परवर्ती होता है। ठीक हो गया। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो नीलिमा शब्द में प्रत्यय जो है वो हमने बताना है। तो प्रत्यय क्या होते हैं, तो भाई उपसर्ग और प्रत्यय आपने पढ़ा होगा अच्छे से। उपसर्ग मतलब जो नाम के पहले लगते हैं, और प्रत्यय मतलब जो लास्ट में लगते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे नीलिमा, नीलिमा, ईमा, ईमा आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। तो अंडमान और निकोबार के अंदर जो शासन और शिक्षा की जो भाषा है वो हो जाएगी हमारी हिंदी। यानी कि अंडमान और निकोबार में जो शासन की और शिक्षा की भाषा है वो पूर्णतः हिंदी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। यह वाक्य है, तो आपने बताना है कि भाई ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, जटिल वाक्य है, या फिर निरर्थक वाक्य है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्योंकि आपको पता भी होगा कि भाई जितने भी संयुक्त वाक्य होते हैं ना, उनके बीच में क्या जुड़ा होता है, उनके बीच में एक अव्यय होता है, जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर, किंतु, परंतु, लेकिन, अतः, तो आदि, इसलिए, बहुत सारे शब्द होते हैं। और यहाँ पर ये जो इसलिए आ गया है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये संयुक्त शब्द हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा का सभापति होता है, उसका जो चुनाव होता है वो किस निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है संसद के समस्त सदस्यों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड जो है वो अस्तित्व में आया था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा KR नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सिमलीपाल जीवमंडल नीचे स्थित है। तो सिमलीपाल जीवमंडल नीचे कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि जो कांचुला खर्क प्रसिद्ध है, कांचुला खर्क किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो कांचुला खर्क है ये हो जाएगा हमारा कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। तो कांचुला खर्क क्या है, ये है कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। कहाँ पर है, तो भाई चमोली उत्तरकाशी में, गोपेश्वर में है, सभी को पता ही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था। तो तृतीय अंग्रेज मराठा का जब युद्ध हुआ था तो इस समय जो गवर्नर जनरल थे ये कौन था, ये हमने बताना है। तो इसका जो हमारा पूरा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग जो थे उस समय में गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मापतोल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय किसे जाता है। तो मापते हेतु जो धूली पाथा चलाया था तो ये चलाया था अजय पाल ने। तो अजय पाल इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि तीसरे चित्र में x का मान क्या होगा। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, और देखो आप सभी को पता होगा भी पैटर्न क्या होता है यूपीएसएससी का, कि ये शुरू में क्या करता है 20 क्वेश्चन तो हिंदी के पूछेगा, उसके बाद फिर क्या करेगा, जो 30 क्वेश्चन होंगे वो जीके जीएस के पूछे जाएंगे, और जो 40 क्वेश्चन होंगे वो आपके उत्तराखंड से पूछे जाएंगे। और जिनके अंदर वो जो 30 क्वेश्चन जीके जीएस के होते हैं उनमें से जो लगभग 8, 9 और 10 क्वेश्चन तक ये रीजनिंग के पूछ लेता है। तो जिसमें से ये रीजनिंग का पहला हमारे पास क्वेश्चन आ गया है कि तीसरे चित्र में x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप x का मान निकालेंगे
तो यहाँ पर 96 निकल कर आ जाएगा। अब ये कैसे आया, तो देखो इसमें क्या किया गया है, ये 36 को 4 से डिवाइड किया गया, तो यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9, और ये जो है ये 6 और 2 इन दोनों को जोड़ा गया है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप 8 आ जाएगा। अब ये जो आया है 8 और 9 इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो 8 9 जा 72 यानी कि 8 9 72, तो इस तरह से ये आपका निकल कर आ जाएगा। सेम यहाँ क्या गया, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या गया भाई, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 12 और 4 16 हो जाएगा, और 16 6 96 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सोल्व किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, कि उस राज्य का नाम हमने बताना है जिसने क्या किया है, अपना खुद का आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर नहीं है, हिमाचल भी नहीं है, नागालैंड भी नहीं है, उत्तराखंड भी नहीं है। देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल, कि भाई केरल एक ऐसा राज्य है जिसने क्या किया है, अपना खुद का अलग से आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया है। आयोग ने क्या किया था, इसका जो आंसर दिया था वो इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया था, यानी कि सभी को एक जो मार्क्स था वो बोनस सभी को ही मिल गया था। ठीक है, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपने ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा वह उसकी पत्नी के ससुर की पत्नी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है, लड़की का शिक्षक से क्या संबंध है। तो भाई ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन के हैं। तो अगर देखो मैं यहाँ पर आपको सोल्व करवाता हूँ ना तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको बिना सोल्व कराए सीधा डायरेक्टली आंसर ही बता देता हूँ। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुत्री, यानी कि पुत्री निकल के आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। तो यमुना नदी पर जो बांध है, बांध बना हुआ ये हमने बताना है। तो देखो इसका भी जो आंसर हो जाएगा, यमुना नदी पर बांध कोठार भी नहीं है, कालागढ़ भी नहीं है, किसाऊ भी नहीं है, सिरुधार भी नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया था। परंतु मैं आपको बता देता हूँ कि यमुना नदी पर जो हमारा बांध बना हुआ है वो बंधा हुआ है लखवार 82। ठीक है ना, लखवार 82 जो बांध है वो हमारा यमुना नदी पर बना हुआ है। दूसरा ये जो कोठार बांध है ये किस पर है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो कोठार बांध है ये हमारा सोन नदी पर बना हुआ है। ठीक है, सोन नदी पर ये कोठार बांध बना हुआ है। और दूसरा ये जो हमारा कालागढ़ बांध है, कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर बना हुआ है। ठीक, तो रामगंगा नदी पर ये बना हुआ है। दूसरा किसाऊ बांध जो है, किसाऊ बांध है हमारा टोंस नदी पर बना हुआ है ये। ठीक है, तो एक तरह से इसका टोंस भी हम मार सकते थे क्योंकि वो यमुना की सहायक है, परंतु ये इसका गलत हो जाएगा। फिर भी सूरीधार जो है ये तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, तमिलनाडु की एक नदी है तेनपेन्नियन, तो तेनपेन्नियन नदी पर ये सूरीधार बांध बना हुआ है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि भारत के 26वें एयर चीफ मार्शल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। तो भारत के जो 26वें एयर चीफ मार्शल हैं वो कौन है, तो वो हो जाएंगे हमारे राकेश कुमार सिंह भदौरिया। जबकि ये पुराना क्वेश्चन है तो आपने इसको ध्यान नहीं देना है, अभी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्तमान में चमोली जिले के किस गांव में वर्ष 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मलारी। तो मलारी गांव चमोली में 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किया गया था। तो भारत में गरीबी का जो सर्वप्रथम अनुमान लगाया था वो किस समिति ने लगाया था, तो वो लगाया था बगीचा सिंह मिन्हास समिति ने। तो बगीचा सिंह मिन्हास समिति द्वारा भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अनुमान लगाया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है। तो अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ पर है, पहले तो आप यही बता दो तो अस्कोट कहाँ पर है, भाई पिथौरागढ़ के अंदर है। किसका संरक्षण किया जाता है, तो यहाँ पर किया जाता है कस्तूरी मृग का, यानी कि यहाँ पर इस वन्यजीव विहार में कस्तूरी मृग का संरक्षण किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका क्या उद्देश्य है ये हमने बताना। तो देखो इसके क्या है, थोड़ा ऊपर नीचे ऑप्शन है, थोड़ा आप ध्यान रख लेना कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है वो क्या है। तो वो क्या होता है भाई, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही क्या है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उद्देश्य है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आप सभी को पता है कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन आता है
कि निम्नलिखित में से वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है। तो वायु की जो गति है वो हम किस यंत्र से नापते हैं, तो ये नापते हैं हम एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर का प्रयोग हम वायु की गति को मापने में करते हैं। थर्मामीटर का प्रयोग हम टेम्परेचर को मापने में करते हैं, सभी को पता ही है। ठीक है, बैरोमीटर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं भाई, दाब यानी कि प्रेशर को नापने में करते हैं। हाइग्रोमीटर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम ह्यूमिडिटी को नापने में करते हैं, यानी कि आर्द्रता को मापने में करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे हैं। तो अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन से नहीं रहे हैं ये हमने बताना है। तो देखिए जो बुद्धि बल्लभ पंत हैं ये भी रहे हैं, मुंशी इम्तियाज अली भी रहे हैं, जीवानंद जोशी भी रहे हैं, परंतु जो श्रीदेव सुमन है ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे हैं। भाई इनका तो कोई मतलब ही नहीं रहा है। अगर टिहरी रियासत से क्वेश्चन से तब तो इसका जो आंसर है सीधा हम श्रीदेव सुमन मार देते हैं कि टिहरी रियासत से संबंधित कोई भी आ जाता है और ऑप्शन में ये होते हैं, तो अधिकांश जो ऑप्शन होते हैं वो सही बैठते हैं, परंतु अल्मोड़ा में इनका कोई मतलब ही नहीं था यहाँ पर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी। तो वर्ष 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो दीक्षांत समारोह हुआ था तो उसमें बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी ये हमने बताना है। तो वो चलाई थी बीना दास ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आता है कि निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया था। तो अकबर से मिलने के लिए कौन गया था, तो वो गए थे हमारे रुद्रचंद्र जी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रमेश अपने घर से दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है और एक बार फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। देखो भाई 15 मीटर ये इधर चला, फिर इधर चला, फिर ऊपर चला, तो आप खुद देख ले, आप यहाँ थे अब आप यहाँ पर हो, तो आपकी दिशा कौन सी है। तो सीधा सीधा सिंपल सा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ये आपको हो जाएगी, ये पूरब दिशा में है तो पूरब इसमें है, और ये 20 मीटर चला, आप खुद देख लेना, क्योंकि जितनी ये 20 भाई 20 ये है तो इतना ही यहाँ पर 20 ये होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया। तो पथिक जो है वो किसने शुरू किया था, तो वो किया था हमारे पास गंगोत्री नेशनल हाईवे पार्क ने। तो गंगोत्री नेशनल हाईवे पार्क में अगर आपको जाना है तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करना पड़ेगा, सिंगल विंडो वाला, उसको हम पथिक बोल देते हैं। तो गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये उत्तरकाशी में, ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया था उनके उपन्यास के लिए, यानी कि भाई जो नासिरा शर्मा जी हैं उनको किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2019 दिया गया था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कागज की नाव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई। तो उत्तराखंड राज्य में जो नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1916 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है। तो इनमें से जो वास्तविक निवेश हो जाएगा वो हो जाएगा पुरानी फैक्ट्री खरीदना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बाल गंगा सहायक नदी है। तो बाल गंगा जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भागीरथी, यानी कि भागीरथी नदी की जो सहायक नदी है वो हो जाएगी बाल गंगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी, तो वो आप सभी को पता ही होगा कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि अपने रूप व आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक वनाग्नि का प्रकार नहीं है। तो वन अग्नि का प्रकार कौन सा नहीं है ये हमने बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्री फायर। तो जो ट्री फायर है ना ये कोई वन अग्नि का प्रकार नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है। तो कौन सी ऐसी पर्वत चोटी है जो हिमालय के अंदर स्थित नहीं है, तो ये हो जाएगा गुरु शिखर। तो गुरु शिखर आप सभी को पता है भाई ये हिमालय में नहीं है, तो ये किसकी चोटी है, तो आप सभी को पता ही होगा कि ये अरावली पर्वतमाला की चोटी है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया। तो उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कहाँ पर किया गया था,
तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सन 2005 में। तो सन 2005 के अंदर उत्तराखंड में राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया था। तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, जो फॉरेस्ट गार्ड का 2020 का क्वेश्चन पेपर है, इसके हमने 50 क्वेश्चंस तो हैं अभी सोल्व कर लिए हैं। बाकी जो इसके 50 क्वेश्चंस बचे हैं वो हम कल की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि देखो वीडियो थोड़ी जो है ज़्यादा लंबी हो जा रही है, तो दिक्कत हो सकती है आपको देखने में भी। इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि भाई आप कम पढ़ो, पर जितना भी पढ़ो बिल्कुल सटीक पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो आप 50 क्वेश्चंस ये लगाओ और इनका घर पे थोड़ा एनालिसिस करना, और इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आप अपनी बुक से थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपके जो दोस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द अगले पार्ट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।